नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि आज हमारी क्लास थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसमें जो है हम यूपी पीजीटी टीजीटी दोनों का कॉमर्स का यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की हम कुछ वीडियोस को कवर करना चाह रहे हैं जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो इन शॉर्ट समय वेस्ट न करते हुए सीधे आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो हम पढ़ने चल रहे हैं बिजनेस के बारे में, बिजनेस और बिजनेस के फॉर्म के बारे में। तो बिजनेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो बिजनेस वर्ड जो होता है जो शो करता है वो शो करता है बिजीनेस। बिजीनेस का मतलब जो होता है व्यस्तता, और ये व्यस्तता जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक एक्टिविटी में होती है, तो हम कहते हैं कि ये बिजनेस की तरफ बढ़ती है। बिजीनेस यानी आदमी किसी आर्थिक एक्टिविटी में व्यस्त है। आर्थिक का मतलब हो गया कि जैसे आदमी या तो आर्थिक एक्टिविटी में होता है या गैर आर्थिक में होता है। गैर आर्थिक का मतलब जैसे आप जो है किसी को अपने स्वेच्छा से किसी को बस अड्डे पे ड्रॉप करने चले गए, किसी के लिए आपने खाना बना दिया, इस तरह के काम जो घर में हम करते हैं, बिस्तर साफ कर दिया, ये सब काम एफेक्शन की वजह से। लेकिन जब हम कोई कार्य पैसे के लिए करने लगते हैं, जैसे हम सामान बेच रहे हैं तो पैसे के लिए बेच रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं एक ढाबे पे तो यानी पैसे के लिए, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। बिजनेस बेसिकली कहते क्या है? बिजनेस हम कहते हैं कि जब हम सामान या वस्तुओं के आदान प्रदान या उत्पादन में किसी भी तरीके से लगे होते हैं प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, और लगातार यह प्रक्रिया में हम इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम इसे बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस की जो चीज़ें हमारे सामने निकल के आई हैं, तो बिजनेस में हम सबसे पहली चीज़ क्या कहेंगे कि प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट मोटिव का मतलब है कि लाभ कमाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरा चीज़ है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि जो भी कार्य हम करेंगे वो लगातार करते रहेंगे, एक बार की प्रक्रिया नहीं है। लगातार करने का मतलब ये हो गया कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे, या जो भी उसका रूटीन साइकिल होगा कि मंथली बेसिस पे होना है, जिस भी बेसिस पे, वो उस प्रक्रिया में लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में साइकिल पड़ी थी, उस साइकिल को अब हमारा यूज़ नहीं था, हमने बेच दिया तो वो एक बिजनेस हो गया। नहीं, जब अगर हम साइकिल बेचने के बिजनेस में ही लग गए कि हम साइकिल डेली बेसिस पे बेच रहे हैं तो हमारा व्यापार होगा। तो यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि लीगैलिटी होनी चाहिए। लीगैलिटी का मतलब कि व्यापार जो आप कर रहे हैं वो सरकार की नज़रों में कानूनी तौर पे सही होना चाहिए। अवैध कार्य भी होते हैं, जैसे किसी चीज़ की सरकार इजाज़त नहीं दे रही लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं, तो व्यवसाय नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो एक इलीगल एक्टिविटी है। उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। यानी हम किसी भी तरीके से जो है जो किसी वस्तु के या किसी सर्विस के उत्पादन में या प्रोवाइड कराने में, एक्सचेंज करने में हम लगे होंगे। तो देखिए, आप सामान बनाएंगे या आप सामान बेचेंगे या आप सर्विस जो है प्रोवाइड करेंगे, तो ये लाइन इसी को मतलब बताती है कि हम गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, चाहे हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे होंगे या हम उसको किसी और माध्यम से लोगों को पहुंचाने में लगे होंगे। तो यानी जो ये गुड्स है, गुड्स या सर्विसेज हैं, इसकी प्रेजेंस जो है बिजनेस में होती है। इसके अलावा क्या होता है? सेटिस्फैक्शन का पार्ट होता है। सेटिस्फैक्शन यानी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर को जो है हम सेटिस्फाई करने का काम करते हैं, उसकी डिमांड्स को फुलफिल करने का काम हम करते हैं। इन सब के अलावा एक और फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर का मतलब कि ये जो है कोई सर्टेनिटी नहीं होती है बिजनेस में कि आप हमेशा प्रॉफिट ही कमाओ, रिस्क भी हो सकता है। अब ये मोटे तौर पे चीज़ें क्योंकि पहले भी इस चैनल पे पढ़ाई जा चुकी हैं, एक रिवीजन का काम कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं बिजनेस के फॉर्म्स से। तो देखिए, बिजनेस के जो फॉर्म्स हैं, सबसे प्राचीन समय में जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अलावा हमारे पास क्या था? इसके अलावा हमारे पास और फॉर्म्स हैं, जैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली हमारा, उसके अलावा पार्टनरशिप, उसके अलावा हमारा जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। जीएचएफ यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली को शॉर्ट में हम इसको ओरली डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हमारे नहीं कवर किए जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर्स की जब हम बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यवसाय जहाँ पे एक अकेला मालिक होता है और वह व्यवसाय को शुरू करता है।
अब चूंकि सोल का मतलब अकेला है, प्रोप्राइटर मालिक हो गया, अकेला मालिक है तो सारी चीज़ें उसको अकेले मैनेज करनी है। तो अब हम अगर बात कर लेते हैं कि व्यवसाय कैसे होता है, तो आपको अपने गली की दुकान, गली में जो किराना की दुकान दिख रही है वो एक सोल प्रोप्राइटर सबका एग्जांपल हो सकती है, जहाँ पे एक अकेला आदमी पूरा व्यवसाय खोला है, उसको मैनेज कर रहा है और जो भी पैसा वगैरह लगा उसी ने चला लगाया। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं ओपन करने में, काफ़ी आसानी से इसको हम शुरू कर सकते हैं। तो अब हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को साथ में देखते हुए चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को। तो देखिए हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी से पता चल जाएंगे। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे हमारे पास बेसिकली जो भी हैं वो, तो एडवांटेजेस की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास जैसे एक सबसे आसान एडवांटेज जो है वो है इसमें इजी फॉर्मेशन का। इजी फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको फॉर्म करना बड़ा इजी है, क्योंकि कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं कि आपको कहीं पे जाके फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना है तो आप शुरू कर सकते हैं। नहीं, आपकी इच्छा है, आपके पास स्पेस है, आपने काम शुरू किया और आप अपना काम करने लगे। उसके अलावा जो कंट्रोल है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। बढ़िया रहने का मतलब ये हो गया कंट्रोल का कि जैसे जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें चूंकि एक ही आदमी है तो एक आदमी सारा बिजनेस मैनेज करता है, तो एक आदमी के अंडर में ही सारी चीज़ें हैं, तो वो कंट्रोल बड़े अच्छे से चीज़ों को करता है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, तो जो ऑपरेशन है उसको आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो, छोटे लेवल पे करना चाहते हो, किस तरीके से मैनेज करना चाहते हो, एक्सपेंडिचर किस तरीके से करना चाहते हो, आपके पास ना पूरे जो है छूट होती हैं कि आप किस तरीके से बिजनेस को रन कराना चाहते हो। आप चाहो तो बहुत एक्सपेंसिव वे में करा सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे करा सकते हो, चाहो तो नहीं। उसके अलावा जो है सीक्रेसी भी जो है सोल प्रोप्राइटर में मेंटेन रहती है, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है जो कि हमारा काम में लगा हुआ है या बिजनेस का ओनर है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, तो इस वजह से जो सीक्रेसी है बिजनेस की वो मेंटेन रहती है। फिर हमारे पास आता है इजी टू रेज फाइनेंस। तो जो सोल प्रोप्राइटर है उसके लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल हो जाती है, तो ईजिली लोगों से जो है मांग के पैसा जो है फंड रेज कर सकता है, और बाकी लोन वगैरह तो उनके पास ऑप्शन रहता ही है। फिर है कि डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी प्रॉफिट अर्न करना होगा वो अकेले इसके पास आएगा। जो सोल प्रोप्राइटर अकेले आदमी है तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा इनको मोटिवेशन होगा, ठीक है। जैसे कई लोगों में प्रॉफिट बढ़ता है तो ये होता है भाई हम अकेले काहे करें, सबको फायदा मिलेगा, लेकिन इस केस में क्या नहीं, जितना हम करेंगे सिर्फ हम ही को फायदा मिलेगा, तो डायरेक्ट मोटिवेशन है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग है। क्यों? क्योंकि एक अकेला आदमी है, तो या तो आप किसी चीज़ पे एग्री कर रहे हो या नहीं एग्री कर रहे हो, मतलब आपको ही अल्टीमेटली निर्णय लेना है। तो आपने एक बार में किसी चीज़ का निर्णय ले लिया तो काम हो गया, नहीं लिया तो ठीक है, कैसे, मतलब कोई डिसीजन लटका नहीं है कि इनका भी एक्सेप्टेंस चाहिए या फलानी क्या कहते हैं या वो क्या कहते हैं, इस तरीके का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। फिर है डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू कंज्यूमर। तो इसमें जो बिजनेस ओनर है वो डायरेक्ट जो है कंज्यूमर से डील कर रहा है। और जो इसमें मैनेजमेंट है इन एक्सपेंसिव मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट की ज़रूरत है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली ज़्यादा होती नहीं। कुछ बिजनेस जहाँ आप बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, जनरली बहुत बड़े या नॉर्मली हम कहें बहुत मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि आप किसी मैनेजर को हायर करो, एक पूरा जो है सिस्टम बनाओ, इको सिस्टम बनाओ कि मैनेजमेंट की एक पूरी चेन है, हायर अथॉरिटी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक डिपार्टमेंट्स बटे, ये सब काम जो है यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं देखा जाता है। उसके अलावा जो है सोशली डिजायरेबल होता है। क्यों सोशली डिजायरेबल होता है? क्योंकि जो वेल्थ है वो लोगों में बटी होती है, किसी एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं होती। क्योंकि आप देखो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लेवल है बिजनेस का बहुत बड़ा नहीं होता, तो छोटे 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 करके कई लोग होते हैं, किसी एक का हाथ में नहीं है। लेकिन बाकी फॉर्म्स में चीज़ें जो है जैसे जैसे फॉर्म बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें कंसंट्रेट होती जाती हैं। उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप खुद से अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ के साथ हेल्दी रिलेशनशिप होता है, बेनिफिट और गुडविल होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक तो लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि अकेला आदमी है तो उसके लिए जो है रिसोर्सेज कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि फंड कहाँ से लेके आएँ और मैनेजमेंट की बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, मशीनरी, पैसा, ये सारी चीज़ें ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्योंकि एक अकेले आदमी की लिमिटेशन होती है। तो इस वजह से जो रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे लिमिटेड है। फिर मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मैनेजरियल एबिलिटी या तो इंसान खुद ही मैनेज कर रहा है, या तो वो खुद इतना कैपेबल हो कि सारे डिसीजन अच्छे से ले ले। अगर इंसान के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जो पूरा मैनेजमेंट है वो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो
इसमें मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है नहीं। जैसे किराने की दुकान है, किराने की दुकान में आप मैनेजर तो रखोगे नहीं। तो अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसके खुद के अंदर कितनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल है। जैसे कोई चीज़ खत्म होने वाली, स्टॉक पहले अपडेट कर लिया, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा है। अगर आपका ये चीज़ नहीं अच्छा है, कुछ लोग खड़ूस होते हैं, नहीं उधार भी नहीं, कुछ भी नहीं देंगे, तो फिर बिजनेस धीरे धीरे जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है इसकी। और फिर तीसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो लाइबिलिटी है वो उसकी कोई सीमा नहीं है। मान के चलो कि जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर का, उसने किसी से लोन लिया है कि हमको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, और इन केस बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो जो सोल प्रोप्राइटर है वो ऐसा नहीं कह पाएगा नहीं नहीं ये बिजनेस का लोन था, बिजनेस से वसूलो, बल्कि लोग ये कहेंगे कि आप ओनर हो तो हम आपसे वसूलेंगे। यानी भले ही बिजनेस के पर्पज से आपने लिया था और अगर लॉस हो जाता है तो भी आपको अपने घर से पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके अलावा कंटिन्यूटी अनसर्टेन होती है। क्यों? क्योंकि अकेला ओनर है। मान के चलो अकेला ओनर जा रहा है और कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्या वो बिजनेस की कंटिन्यूटी जो है हो सकता है खत्म हो जाए। अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, बिजनेस अगले दिन से बंद। आपके गली में कोई किराने की दुकान होगी, आसपास कहीं चक्की का कोई होगा, दुकान होगा, वहाँ पे अगर कोई एक आदमी चला रहा है, उनके बच्चे मान के चलिए बाहर हैं और कोई उसका उत्तराधिकारी आगे नहीं, इनकेस उनको कुछ होता है, चाहे बीमार होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है मिस हैपनिंग, तो उसकी कंटिन्यूटी तुरंत खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे उसको चलाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। फिर लिमिटेड स्कोप फॉर एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उनके लिए ग्रोथ का बहुत लिमिटेड स्कोप है। क्यों? क्योंकि उनसे हम बस एक डेली बेसिस पे काम करा रहे हैं, ऐसी कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कि आप इस पोस्ट से उस पोस्ट पे प्रमोट हो जाओगे, हाँ भैया आप जूनियर लेवल पे हो फिर सीनियर लेवल पे चले जाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रायः नहीं देखा जाता है। फिर रिस्क यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि अगर इनकेस कोई डिसीजन हमने गलत ले लिया और लॉस होगा तो सारा का सारा किस पे चला आएगा? इनके पास चला आएगा। और एक और चीज़ है कि लार्ज स्केल इकोनॉमीज जो है इनके पास नहीं होती है, क्योंकि ये बेसिकली इतना ज़्यादा इनके पास कैपिटल या इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करें। ये जस्ट चीज़ों को नॉर्मल वे में लेकर चलते हैं, तो इनके लिए इस वजह से लार्ज स्केल इकोनॉमीज का फ़ायदा उठाना मुश्किल होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा जो पार्टनरशिप का फॉर्म है, जॉइंट हिंदू फैमिली का एक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बेसिकली जो है कंबाइंड फैमिली जो पहले हिंदूज में होती थी, उसी को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं। इस जॉइंट हिंदू फैमिली में एक मुखिया होता है और बाकी घर के जितने उससे छोटे सदस्य होते हैं, यानी जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो मुखिया होता है, और बाकी घर के जितने सदस्य होते हैं वो लोग कर्ता होते हैं, वो उसमें कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जो मुखिया होता है उसको कर्ता बोला जाता है, कहते हैं ना कर्ता धर्ता है, यानी मुख्य मालिक है। तो जो कर्ता होता है वो सारे लोगों के खर्चों को, सारे लोगों की चीज़ों को मैनेज करता है और व्यवसाय का सारा अल्टीमेट डिसीजन कर्ता ही लेता है, बाकी सब लोग उसको सहयोग करते हैं। और जो प्रॉफिट आता है कर्ता के पास आता है, कर्ता फिर उस हिसाब से लोगों का सारा काम करना और जो भी जरूरतें होती है पूरा करने का काम करता है। अब आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारा बेसिकली जब दो या दो से अधिक लोग किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए साथ में आते हैं, जिससे कि वो प्रॉफिट कमा पाए और आपस में बांट पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। तो जब पार्टनरशिप का फॉर्म क्या है, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने ये पाया कि जो एक अकेला इंसान है वो इतना कैपेबल नहीं है कि इन सारी चीज़ों को आपस में मेंटेन कर पाए। तो जैसे मैनेजमेंट की एबिलिटी हो गई, रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी हो गया, ज़्यादा से फंड मैनेज करना, इन सब चीज़ों की कमी आ रही थी। तो इस वजह से लोग जो है पार्टनरशिप में बढ़ना शुरू किए कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उठाना। यानी दो या दो से अधिक लोग जब आ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि एक से ज़्यादा सक्षम दो होंगे। तो एक से ज़्यादा सक्षम जब दो होंगे तो इस हिसाब से जो पूरा व्यवसाय है वो आगे बढ़ने लगेगा। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए सबसे पहला है कि एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, यानी दो या दो से अधिक लोग इसमें होंगे। फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन का मतलब होता है कि भैया वो आपस में समझौते पे आए होंगे। उसके अलावा है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट कमाने आए हैं, प्रॉफिट को बांटेंगे। फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे भी पाई जाती है कि अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो इसमें भी केस में पार्टनर के घर से वसूली हो जाएगी और वो इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को हम देखते हुए चल सकते हैं। तो एडवांटेजेस तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कवर कर ली हैं। और उसके अलावा मैनेजमेंट कॉमन हो जाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। और एक और चीज़ है कि इसमें लोग अपना, जैसे कोई पार्टनर है किसी अन्य आदमी को अपना जो शेयर है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और पार्टनरशिप में फिर हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो बेसिकली शुरू हुआ है, इसमें एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट यानी एक डीड होती है जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं, वो रिटन या ओरल हो सकती है।
और रिटन को ज़्यादा वैलिडिटी मानी जाती, ओरल में कोई प्रूफ नहीं होता है। इन केस आपके पास कोई डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिया है, उसके हिसाब से कुछ प्रोविजंस लगते हैं, जैसे प्रॉफिट इक्वल बंटना है, और जो हमारी इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जब तक नहीं कहा जाएगा तो नहीं प्रोवाइड की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं कहा गया है तो ऑटोमेटिक 6% दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं कहा गया है तो नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस होते हैं जो वहाँ पे हम फॉलो करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्टनरशिप डीड से, वो पूछा ये जाता है कि क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, तो नहीं, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिटन डीड होना ज़्यादा जो है अनिवार्य, मतलब कह सकते हो कि डिजायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर आपका उसमें डिस्प्यूट होता है तो उसमें वो हेल्प करता है। इसके अलावा जब पूछा जाता है कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो इक्वल होता है। तो इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो पूछे जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के पार्ट में। तो पार्टनरशिप में भी कोई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। अगर आप करा लेते हो रजिस्ट्रेशन तो बढ़िया बात है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक ठीक है, ओके ओके बात है, मतलब कोई ऐसी ज़रूरत वाली बात वहाँ पे नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने में सिंपली आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा, जिसमें आपको फर्म की सारी जानकारी, पार्टनर्स की सारी जानकारी और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। इसके अलावा जो है हम अगर कहेंगे कि कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, तो देखो इसमें कुछ और एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स के प्रकार। तो एक एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर का मतलब जो सारे बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं डे टू डे डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेशन करता है। फिर स्लीपिंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है कि जो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और वो प्रॉफिट और लॉस में तो शेयर जो है मतलब करता है कि प्रॉफिट होगा तो भी उसको मिलेगा, लॉस होगा तो भी उसको सहना पड़ेगा, लेकिन वो बिजनेस के जो डेली एक्टिविटीज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी कैपिटल दे रहा है, प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सेदारी है, लेकिन डेली पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए उसको हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जो अपने फर्म को नाम दे देते हैं कि ये भैया हमारा नाम है, आप यूज कर सकते हो। बेसिकली ये ना तो कैपिटल देते हैं ना तो प्रॉफिट शेयर करते हैं, बस इनका जो है नाम यूज होता है थर्ड पार्टीज को दिखाने के लिए, फलाने हैं। इट्स लाइक कि गुडविल के लिए आप यूज करते हो, भलाई के लिए, कि अगर किसी का नाम, हमने अच्छे आदमी का नाम जोड़ लिया तो फर्म को जो है फायदा हो जाएगा। और पार्टनर्स इन प्रॉफिट, तो कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो मतलब सिर्फ इसलिए फर्म को ज्वाइन करते हैं, उनके पास कुछ ऐसी कैपेसिटी हो सकती है कि फर्म उनको कहे भैया आप आ जाओ, आपको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी, फायदा होगा तो फायदा, घाटा होगा तो आपको नहीं सहना है। तो ऐसे लोग कैपिटल लेके पहुंच जाते हैं कि हाँ भैया ठीक है, हम पहुंच गए हैं और आपके साथ बिजनेस में लगे हुए हैं, आप हमारा फायदा उठा सकते हो, अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा, अगर लॉस होगा तो हमको नहीं झेलना है। और पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पार्टनर जो वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम पार्टनर हैं, पर एक्चुअल में होते नहीं है। जैसे कुछ लोग किसी एक दुकान पे जाके रोज बैठे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ फलाने भैया आदमी जो है ये पार्टनर है इसके, लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी पार्टनर जो दिखा रहा है बाय स्टॉपल, यानी दिखावा कर रहा है कि हम पार्टनर हैं, और फर्म के लिए या फर्म के नाम पे कोई पैसा ले लेता है, तो फर्म की लायबिलिटी होती है उसकी पेमेंट करना। और उसके अलावा कुछ माइनर पार्टनर होते हैं। तो माइनर पार्टनर ऐसे होते हैं जो 18 साल से कम होते हैं, ये बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन करते हैं और ये लॉस में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। और इनके अलावा, इसके अलावा इनकी जो लायबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है। तो ये इतना हमारा जो पार्टनरशिप का काम है ये हो गया, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हमारे थे जिससे हमारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो है डिसएडवांटेजेस क्या क्या है पार्टनरशिप के। तो डिसएडवांटेजेस में हम कहेंगे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी पार्टनर्स और पर्सनली लायबल होंगे, इनकेस कोई लॉस होता है तो पूरा का पूरे लॉस का पेमेंट उनके घर से हो जाएगा। उसके अलावा इनस्टेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि अगर फिर से वही 2 लोग 3 लोग 4 लोग हैं, उससे ज़्यादा लोग हैं, और कोई एक्सीडेंट या ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है तो फिर से बिजनेस खतरे में होगा। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, तो आपस में जहाँ 3 लोग 4 लोग हैं, हो सकता है कि किसी बात पे ना बैठें या डिस्ट्रस्ट हो जाए, तो उससे जो है पर्सनली पूरा बिजनेस चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लिमिटेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है, यानी जो पार्टनर है वो अपनी जगह किसी और को नहीं रख सकते कि आज हम बिजनेस से निकल रहे हैं और हम फलाने को रख देंगे। यानी जो आपका शेयर है वो आप ही का रहेगा, या तो आप रहोगे या तो आप नहीं रहोगे, आप अपनी जगह किसी और को नहीं ला सकते हो। फिर बर्डन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, इसका मतलब ये है कि भैया 4 लोग अगर साथ काम कर रहे हैं और किसी एक ने गलत कर दिया, किसी डिसीजन में किसी एक ने
कुछ ऐसा कमिटमेंट कर ली तो उसके लिए फिर पूरी फर्म के सभी पार्टनर लायबल हो जाएंगे उस कार्य के लिए। ठीक, उसके बाद डिसीजन में प्रॉब्लम, तो कई बार जो है डिसीजन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब तक सब लोग एक बात पे सहमत नहीं हो जाएंगे वो कोई डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे हमारा है। बस इतनी चीज़ें हैं। पार्टनरशिप डीड का हमने बता ही दिया, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या वो होते हैं, नेम वगैरह, फर्म एड्रेस, ये सारी चीज़ें। और बस इतने पे ही हम जो है अभी रुकते हैं, और फिर आगे का जो होगा वो जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग से पूरा एक चैप्टर है, उसको पढ़ा दिया जाएगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।